Today we will start our new chapter, that is chapter number 14, depreciation. But this chapter is very important because this is a base chapter of your account. So please listen it carefully. First of all, बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि depreciation क्या होता है. Depreciation का मीनिंग है, depreciation means reduction in the value of fixed assets due to wear and tear or with the passage of time. क्या होता है बेटा? Depreciation means reduction in the value of fixed assets due to wear and tear. Wear and tear होता है कि जैसे जैसे अगर हम कोई एसेट खरीदी है, हम उसको यूज करते जाते हैं, उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है. अगर हमने कोई एसेट खरीदी है, फिक्स्ड एसेट, उसको यूज करते हैं तो उसकी टाइम के साथ वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक बेटा बाइक है, एक्टिवा है, इवन एक मोबाइल फोन है जिसे आप खरीदते हो. आपने एक बाइक ली, आपने उसको ली 1 जनवरी 2020, इस साल 1 जनवरी को खरीदी और आज डेट आ गई 1 नवंबर 2020. आपने खरीदी थी 1 जनवरी को. क्या 1 जनवरी को आपने खरीदी थी 50,000. क्या आप 1 नवंबर को जब आप सेल करोगे आपको 50,000 रुपीज मिलेंगे? आपको 50,000 रुपीज नहीं मिलेंगे. आपकी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. आपने खरीदी थी 1 जनवरी को 50,000 की, आपने सेल कर दी 1 नवंबर को, आपको 50,000 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे. उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है, आपको 30 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, बट 50 नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि आपने उस बाइक को 9 मंथ क्या किया है? यूज किया है. 9 मंथ आपने उस बाइक को क्या किया है? यूज किया है. यूज करने से उसकी वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है. ठीक है बेटा, कई बार यूज करने से वैल्यू कम हो जाती है, कई बार टाइम पढ़ने से वैल्यू कम हो जाती है. टाइम पढ़ना लाइक सपोज करो आप बाइक ले आए, आपने बाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू अपने घर पे खड़ी कर दी. आप 1 जनवरी को बाइक लेके आए, आपने ब्रांड न्यू घर पे खड़ी कर दी, उसको नहीं चलाया, यूज भी नहीं किया. 15 दिन बाद आप कहते हो मुझे तो बाइक चेंज करनी है 15 जनवरी को. अब 15 दिन बाद भी आपको 50,000 नहीं मिलेगा, आपको कम मिलेगा, क्योंकि आपने चाहे उसको यूज नहीं किया लेकिन 15 डेज टाइम गैप तो पड़ गया ना. उसमें ये तो बढ़ गया ना, आपकी बाइक थी, आपने यूज की ना की हमें कोई मतलब नहीं, उसकी वैल्यू कम हो गई. ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक. या अगर सेल फोन लो, सपोज आप सेल फोन लेने जाते हो, वो आपको बॉक्स जो है वो सील पैक देते हैं. वो कहते हैं हम आपको इसको खोलेंगे नहीं, इसको हम तब भी खोलेंगे अगर आप उसको परचेज करो. कहते ठीक है, क्योंकि जब आप उसको परचेज करते हो, जब बॉक्स खुल जाता है, तो उसको बॉक्स खुलने के बाद आपने सेलफोन देखा, आपके पास सेलफोन देखा, आपने कहा नहीं यार मुझे पसंद नहीं, मैंने तो कोई और. तो उसी वक्त विद इन 1 मिनट और 2 मिनट में भी आपको 15,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही बॉक्स खुल गया उसकी वैल्यू कम हो गई. का बॉक्स खुल गया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई. तो आपकी उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. इज इट ओके? या हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंस. ऑब्सोलेसेंस. ऑब्सोलेसेंस होता है विद द इंटरवेंशन ऑफ इन द मार्केट. अगर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, चाहे वो नई पड़ी है, चाहे किसी ने नहीं खरीदी, कोई यूज नहीं हुआ, बट स्टिल उसकी वैल्यू कम हो जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल टीवी पड़े हैं मार्केट. अब
टीवी से आ गई एलसीडी। कहाँ टीवी भी 6-7 हजार की रेंज में है, कहाँ एलसीडी भी 10,000 रेंज में आ गई है। तो टीवी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई मार्केट। तो आप देखो लोग खरीदने जाते हैं बट टीवी नहीं कभी खरीदते। अब सब क्या खरीदते हैं, एलसीडी खरीदते हैं। अब जिन लोगों के पास, जिन दुकानदारों के पास टीवी पड़े हैं, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, कम हो गई। उन्होंने नहीं करी, बट मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आने से पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ये तो सबको ही पता है, आईफोन। आईफोन के कितने मॉडल्स आए हैं। जैसे ही नया मॉडल लॉन्च होता है तो पुराने मॉडल की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है ना। उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन विद द एंटर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। आईफोन एक्स आया तो आईफोन 8 की वैल्यू कम हो गई, 9 की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। ऐसे अगर जैसे नया मॉडल आता है पुराने मॉडल की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है मार्केट में, ठीक है। कोई उसकी प्राइस में नहीं चेंज होता, कोई उसको यूज नहीं करता, बट फिर भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इज इट क्लियर? ये था हमारा डेप्रिसिएशन। आई होप सबको समझ लगी हो। अब आप ये बातें लिखो कि डेप्रिसिएशन को सम कैसे करते हैं। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। यही बातें हमेशा याद रखनी है जो मैं बोल। डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। ये कैसे है मैं आपको समझा। कौन सा एक्सपेंस है ये, नॉन कैश एक्सपेंस। मतलब खर्चा भी है बट कैश में वो खर्चा नहीं। वो कैसे है मैं अभी आपको क्लियर कर। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज अपॉन फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन हमेशा किसके ऊपर लगती है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगती है। ये नॉन कैश एक्सपेंस है और हमेशा डेप्रिसिएशन किसकी होती है, फिक्स्ड एसेट की होती है, ठीक है। इट इज ऑलवेज चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन कहाँ से चार्ज होती है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होती है। और इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द end of year. These are the four main points that you will have to remember. नॉन कैश एक्सपेंस है, फिक्स एसेट पे लगती है, प्रॉफिट में से पैसे निकालते हैं और कब लगती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। नॉन कैश एक्सपेंस है, फिक्स एसेट से लगती है, प्रॉफिट से पैसे निकालते हैं और कब लगती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसका सब कंसेप्ट करवा देते हैं, सब कुछ करवा देते हैं, बट ये डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं बिजनेसमैन, क्यों जरूरत है उनको डेप्रिसिएशन लगाने, ये कोई नहीं बताता। अब ये मैं आपको पूरा एक कंसेप्ट बताऊंगी, उसको बहुत ध्यान। डेप्रिसिएशन का क्या फंडा क्या लगा। अब देखो सपोज करो मैं आपको समझाती हूँ, मैं हूँ कंपनी। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक मशीन खरीदी 50,000। कितने की मशीन खरीदी, 50,000। अब ये तो आपको सबको पता है ना, हर चीज की एक लाइफ होती है। उसने कभी ना कभी तो उस मशीन ने खराब होना ही है, कि नहीं होना, होना है ना। उस मशीन ने खराब, ये तो नहीं है कि वो सारी उम्र मशीन चलती रहेगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैंने वो मशीन खरीदी 50,000। मैंने एस्टिमेट लगाया कि मुझे पता चला कि ये मशीन 10 साल चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। 10 साल बाद मुझे ये मशीन चेंज करके नई मशीन लेनी पड़ी, ठीक है। कंपनी ने एक मशीन खरीदी 50,000 की, एस्टिमेट लगाया कि ये मशीन 10 साल चलेगी, मतलब हर साल इसकी वैल्यू 5,000 कम होती जाएगी। ये मैंने एक एस्टिमेट लगा दिया। एस्टिमेट ही होता है बेटा, और कुछ भी नहीं। हो सकता है इससे ज्यादा चल जाए, हो सकता है कि इससे कम चले जाए, हो सकता है वो 2 साल बाद ही खराब हो जाए, हो सकता है वो 10 साल के वो 20 साल निकाल जाए। तो इट इज जस्ट एस्टिमेट कि 5,000 इसकी वैल्यू हर साल कम हो गई। अब मैं सोचती हूँ मुझे 10 साल बाद जब नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, फिर मुझे अपनी कंपनी से 50,000 निकालने पड़ेंगे। एकदम से कंपनी से 50,000 रुपए इकट्ठा अमाउंट निकाल लोगे, बहुत छोटी एग्जांपल है 50,000 की, करोड़ों में होती है बात। तो बहुत कंपनी को धक्का लगता है इतने दम से पैसे निकालने।
तो कंपनी कहती है ऐसा करते हैं, मैं पैसे जोड़ना शुरू कर देती हूँ। पैसे क्या करती हूँ, जोड़ना शुरू कर देती हूँ। जैसे अगर आपको सपोज करो कुछ चाहिए, आपको एक्टिवा चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, आप एक पिगी बैंक लगा लेते हो। आप कहते हो मैं अपने पैसे जोड़ना शुरू कर देती हूँ, तो वो क्या करूंगी, बाद में सेव से पैसे निकाल कर वो खरीद दो। अब कंपनी ने भी यही फिलॉसफी अपनाई। कंपनी कहती ठीक है, मैं अपने पैसे जोड़ना शुरू कर देती हूँ, अभी से 10 साल बाद मैं मशीन खरीद लूँ। हर साल का कितना, 5,000 रुपया। मैं आपको दोनों को लेकर चलती हूँ। देखो दोनों का काम फंडा यही है, कंपनी है और एक सपोज करो नॉर्मल पर्सन है, ए आप। कंपनी ने मशीन के लिए पिगी बैंक लगाया और आपने लेनी है एक्टिवा, उसके लिए अपना पिगी बैंक लगाया। ठीक है, एक पिगी बैंक लगा लिया। आपको क्या मिलती है, पॉकेट मनी। और कंपनी को क्या होते हैं, प्रॉफिट। कब होते हैं, एंड ऑफ ईयर। आपको हर मंथ या हर साल पॉकेट मनी मिलती है। ठीक? आपको सपोज करो हर साल एवरी ईयर पॉकेट मनी मिलती है। आपको इस साल पॉकेट मनी मिली 10,000 रुपया और कंपनी को इस साल प्रॉफिट हुए 1 लाख। ठीक है, आपने एक्टिवा खरीदनी है, आपने अपनी पॉकेट मनी से 10,000 में से 5,000 इस गुल्लक में डाल दिया। कंपनी ने भी 5,000 रुपया इस गुल्लक में डाल दिया। कंपनी कहती है मेरे पास कितने पैसे रह गए, 95,000। आप कहते हो मेरे पास कितने पैसे रह गए, 5,000। देखो दोनों में क्या फर्क है कोई फर्क, कोई फर्क है। कंपनी ने भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल के गुल्लक में डाल दिए, आपने भी अपने प्रॉफिट में से, आप सपोज करो अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे निकाल कर गुल्लक में डाल दिए। आप क्या घर पे कहते हो कि पापा तुझे मैं 10,000 देती, 5,000 थे मेरे खर्चे गए, मेरे को तो सिर्फ 5,000 रह गए। ऐसा बोलते हो ना कि मेरे को तो सिर्फ 5,000 रह गए। बट ऐसा नहीं है, आपके पास 5,000 नहीं रह गए। ये जो आपने गुल्लक में डाले हैं, इट इज योर नॉन कैश एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है बेटा खर्चा, जिसके बदले में आपको कुछ मिलता है। ये आपने पैसे अपने पास ही रखे हैं, साइड पे अपने गुल्लक पे रखे, आपने खर्चे नहीं है। अगर आप खर्चते, बाहर जाके कुछ चीज लेते उसके बदले में, जैसे आप कोई क्या कहते हैं, कोई क्लोथ ले लेते, कुछ भी ले लेते, उसके बदले में आप पैसे दे के आते, तो उसको खर्चा बोलते। अब ये पैसे आपके पास ही पड़े हैं, बस आपके पास ना होकर गुल्लक में पड़े, तो इसको हम खर्चा नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। इज इट ओके? वैसे ही कंपनी ने क्या किया, 95,000, 1 लाख में से 5,000 गुल्लक में डाल दिया। तो कंपनी ने कहा मुझे प्रॉफिट तो सिर्फ 95,000, तो 5,000 इज योर एक्सपेंस। नो, एक्सपेंस नहीं है उसका। कौन सा एक्सपेंस है ये, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, अब कंपनी ने पहला साल भी 5,000 निकाला, दूसरे साल भी जितने प्रॉफिट हुए इसमें से 5,000 निकाला, ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10 साल कंपनी ने इसमें 5,000 डाला। अब 10 साल बाद मशीन खराब हो गई, चलनी बंद हो गई। अब उसने अपनी गुल्लक खोल ली और उसमें 10 साल के बाद 50,000 पड़े। अब उसको मशीन खरीदनी है, उसने सीधा ही इस गुल्लक से पैसे निकाले 50,000 और मशीन को खरीद ली। ओके, ये कंसेप्ट होता है डेप्रिसिएशन का। समझ लगी आई थिंक आप सबको, कि ये कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकालती है और हमेशा किसके लिए पैसे इकट्ठा करती है, फिक्स एसेट के लिए। हो गया पॉइंट, नॉन कैश एक्सपेंस है, फिक्स एसेट के लिए पैसे इकट्ठा करती है। पैसे निकालती कहाँ से है, अपने प्रॉफिट से। और कब निकालती है, एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि प्रॉफिट से हम एंड ऑफ द ईयर निकालते हैं। जब एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट निकालेंगे तभी उसमें से हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस रीजन से डेप्रिसिएशन लगती है, क्यों लगती है, ये सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद आज मैं आपको बेटा जर्नल एंट्री कराऊंगी डेप्रिसिएशन। ये आप सबको लर्न रखनी है कल तक, कल फिर हम आगे करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन। जितने भी सम करें एंट्रीज बस यही है। ठीक है, पहली एंट्री, एसेट को परचेज करने की। एसेट को परचेज करोगे तभी उसके अंदर डेप्रिसिएशन लगेगी।
What is the entry of purchase of asset? Asset account debit to bank account. एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट. एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट. एसेट खरीदी, एसेट के ऊपर क्या लगा दी? डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन किस में से कैलकुलेट होती है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम, कहां से लगती है? प्रॉफिट में से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से. तो एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. फ्री एंट्रीज एसेट खरीदने की, एसेट टू बैंक. डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट. उसके बाद डेप्रिसिएशन लगती कहां से है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से. तो एंट्री आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री सेल ऑफ एसेट. अगर बेचते हो एसेट तो क्या एंट्री होती है? खरीदते हो तो एसेट टू बैंक, बेचते हो तो बैंक, पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. क्लियर? अगर एसेट को बेचकर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हमेशा बेटा हमारे क्रेडिट होते हैं. तो एंट्री बनती है एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और अगर एसेट को बेचकर लॉस हुआ है तो लॉस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट. तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. देखो बेटा सारी जनरल एंट्रीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6. ये आपको लर्न करना. आई होप हो गई हो. एसेट परचेज, एसेट टू बैंक, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट से निकालने की, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, सेल ऑफ एसेट की बैंक टू एसेट. अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो क्रेडिट होता है, तो एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लॉस हुआ है तो वो डेबिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट. ठीक. और एक बात हमेशा याद रखना, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर. याद रखना अगर 1 जनवरी को हमारा ईयर शुरू होता है 2019, तो हमारा खत्म कब होता है? 31 दिसंबर. दिस इज अवर कैलेंडर ईयर. आपको लिखा होगा आपका 1 जनवरी को शुरू हुआ है तो खत्म होना 31 दिसंबर को. और अगर आपका 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ तो वो कब खत्म होता है? नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2020. दिस इज अवर फाइनेंशियल ईयर. 90% जो आपके अकाउंट बनते हैं वो इसके अकॉर्डिंग बनते हैं. अगर 1 जनवरी को शुरू होता है 31 दिसंबर को खत्म होएगा. 1 अप्रैल को शुरू होएगा तो 12 मंथ बाद 31 मार्च 2020 नेक्स्ट ईयर खत्म होएगा. और नेक्स्ट ईयर फिर अगले दिन ही शुरू हो जाता है. 1 अप्रैल 2020 को नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया. बच्चे गलती करते हैं, नेक्स्ट ईयर शुरू करते हैं 1 अप्रैल 2021 में. नो, नेक्स्ट ही नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है. 1 अप्रैल 2020 को ही नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया, वो खत्म होगा 31 मार्च 2021. फिर नेक्स्ट से ही नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है. ठीक है बेटा? तो आई होप ये आपको आज का सारा टॉपिक क्लियर हो गया हो. ईयर एंट्री. Still if you have any problem then you can ask for. Thank you.